हमें यह सौभाग्य हासिल पुनः हो रहा है कि हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर, पूर्व मंत्री, सांसद अजय माकन जी, जिन्होंने इस चुनाव में इस बात का सबसे पहले उद्घोष किया था कि आम आदमी पार्टी के पाप का घड़ा जो भर चुका है उसे फोड़ने का सही वक्त आ गया है। और ये दिल्ली के लिए सौभाग्य का विषय है कि एक के बाद एक आप पार्टी के पाप का पर्दाफाश अजय माकन साहब कर रहे हैं। उस कड़ी में ये एक ऐसा अंतिम प्रहार होगा जब समूचा दिल्ली इस बात को जान जाएगा कि जिन वादों और दावों को आप पार्टी ने दिल्ली के सम्मुख रखा था वो कितने खोखले थे। हमारे साथ ज्योति सिंह जी हैं जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हमारे प्रवक्ता हैं, अरुण कुमार जी हैं जो निरंतर, जिनको आप देख रहे हैं, राजस्थान से आए मीडिया समन्वयक, रश्मि सिंह मिगलानी जी हैं जो लगातार अथक प्रयास एक माह से सब लोग कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं अजय माकन साहब से कि इस पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करें। साथियों, इससे पहले दिल्ली के विकास को लेकर के किस प्रकार से भ्रम का मायाजाल दिल्ली सरकार ने फैलाया था और कैसे कांग्रेस के शीला दीक्षित जी के शासनकाल के दौरान और अब में क्या फर्क है, उस चीज को मैंने कुछ सेक्टर्स का कहीं पर सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे, कहीं पे रिसर्च के आधार के ऊपर आप लोगों को कुछ चर्चा करी थी, जिसमें हेल्थ सेक्टर हम लोगों ने लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, राष्ट्र राजधानी में एक एक बिस्तरे पे दो पेशेंट वहाँ पर हैं, किस तरीके से एक्सरे की, सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की मशीनों की जो कैपेसिटी है उससे 10वां हिस्सा भी हॉस्पिटल्स में काम नहीं करता, किस प्रकार से आईसीयू डिफंक्ट पड़े हुए हैं, किस प्रकार से पैसा जो इनके बजट में है और जिस तरीके से कोविड के समय में भी केंद्र सरकार से आया वही पैसा खर्च नहीं कर पाए और दिल्ली में लाशों का अंबार पड़ा रहा। तो आज उसी कड़ी के अंदर दो मुख्य मुद्दों के ऊपर आप सब लोगों के सामने चौंकाने वाले आंकड़े लेकर के आए और ये दो मुख्य मुद्दे जो हैं, एक है शिक्षा और एक है वायु प्रदूषण, जो कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है और कैसे ये दोनों की दोनों चीजें मिली हुई हैं। आप सब लोग जो पुराने लोग हैं, आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर मैंने परिवहन मंत्रालय का विभाग संभाला है, मैंने दिल्ली सरकार में पावर का, बिजली विभाग और पर्यटन तीनों विभाग मैंने संभाले और केंद्र सरकार में मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर मैं रहा। तो ये सारे के सारे विषय वो विषय हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जिनको मैंने खुद बतौर मंत्री मैंने ये हैंडल किया है, बतौर कैबिनेट सदस्य मैंने हैंडल किया है। तो इसलिए जो आंकड़े मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारे के सारे आंकड़े ऑथेंटिक हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पंक्तियां हमेशा की तरह आप लोगों के बीच में पढ़ करके बताना चाहता हूं। सांसों पर घात, शिक्षा पर आघात, ये आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है। सांसों पर घात, शिक्षा पर आघात। हम आम तौर पर लोगों का हाल पूछते हैं तो पूछते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। जब शहर का हाल पूछते हैं तो कहते हैं कि आपके यहाँ की हवा पानी कैसी है। जब शहर में रहने आते हैं तो देखते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन ठीक है कि नहीं है। उससे अंदाजा लगाते हैं कि शहर किस गति से आगे बढ़ रहा है या पीछे आ रहा है। और जब ये सब चीजें खराब होती हैं तो कहते हैं कि वहाँ की सरकार अच्छी नहीं है। हवा, दवा, पानी, जवानी, शिक्षा की कहानी वही बर्बाद कर सकता है जो नेता और पार्टी जिसकी नीयत खराब हो। पूरी दुनिया में एकमात्र सरकार है जिसका शिक्षा और शराब मंत्री दोनों एक,
जिसने शिक्षा का मुखौटा लगाया और शराब कांड में गोता लगाया। ऐसी सरकार का समय अब समाप्त हो गया है। अब दिल्ली की जनता कह रही है होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। शुरू करिए। ये आपके पाप की कड़ी है, जैसे कहा कि आखिरी कड़ी है, और जैसे मैंने कहा कि सांसों पर घात, शिक्षा पर आघात। एक मिनट, जब मैं बोलूं नेक्स्ट तभी नेक्स्ट करो आप, ऐसे नहीं, पीछे वापस आए। जैसे मैंने कहा सांसों पर घात, शिक्षा पर आघात। अब सबसे पहले हम एजुकेशन सेक्टर का शुरू करेंगे। ये कहते हैं कि हमने बहुत बहुत यहां पर काम किए हैं। अगर एजुकेशन में स्कूली शिक्षा के अंदर, क्योंकि स्कूली शिक्षा ही दिल्ली सरकार के अधीन है, हायर एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू, 3 यूनिवर्सिटीज दिल्ली के अंदर है और तीनों के तीनों केंद्र सरकार के अधीन। तीनों के तीनों का पैसा यूजीसी देता है, तीनों के तीनों का पैसा और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी के पास में। तो देखा जाए तो सही में अगर इनके दिल्ली सरकार के अधीन है तो 12वीं तक की ही शिक्षा दिल्ली सरकार की है। और उसकी परफॉर्मेंस देखिए, उसकी परफॉर्मेंस के 3 तरीकों से मैंने कैलकुलेट किया है और सबसे पहला इस स्लाइड से आपको हम दिखाएंगे। ये 2008-9 से लेकर के 2023-24 तक 12वीं के बोर्ड एग्जाम में कितने बच्चे पास हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के, एग्जैक्ट नंबर। हम परसेंटेज की बात पे नहीं जा रहे, ये परसेंटेज की बात करते हैं कि इतने पास परसेंटेज है, हम एग्जैक्ट नंबर पे जा रहे हैं। अब आप 2008-9 से 2013-14 तक देखिए, जो हमारे जब तक हमारी सरकार थी, हर साल बढ़ रहा है। 12वीं में 2008-9 में 75,974 बच्चे अपीयर होते हैं, फिर 86,500 कुछ, फिर 98,000, फिर 106, 1,06,000, 1,23,000, 1,47,000 जब हमारी सरकार थी आखिरी में। जैसे ही हमारी सरकार जाती है और ये आते हैं, और इनका शिक्षा का मॉडल इतना बेहतर है कि 12वीं में अपीयर होकर के पास होने वाले बच्चों की संख्या देखिए कैसे नीचे आती है। 1,47,000 बच्चे हमारे समय पे आखिर में, फिर 1,23,000, 1,16,000, 1,07,000, 1,02,000, 1,22,000 और 1,09,000। अब ये 1,09,000 आता है 2019-20 में। उसके बाद में ये 2023-24 सीधे है, इसमें 20-21, 21-22 का नहीं है, ये सीधे। क्यों ये इसके बाद में बढ़ा? क्योंकि उसके बाद कोविड आता है। कोविड के दौरान सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल करके, ज्यादातर पेरेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फीस थी और स्कूल्स जब बंद थे, तो उन्होंने निकाल करके उन्होंने सरकारी स्कूल में डाला। इसी वजह से ये जो है उस वक्त बढ़ा। लेकिन जो वो बढ़ा भी है वो हमारे 2013-14 जो आखिर है उससे भी कम है। अब हर साल जो है ये देखिए कैसे ग्राफ बढ़ रहा है। हर साल दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन 12वीं में पास होने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है। ये इनका शिक्षा का मॉडल है जो कि आप सब लोगों को समझना चाहिए, जो इन लोगों ने नहीं बताया कभी। हैरानी की बात यह है कि इतना खराब शिक्षा मॉडल जिसमें 12वीं के बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम से पास होते हैं, उससे बड़ा कोई माप नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई पैमाना नहीं हो सकता कि ये सरकार की स्कूली शिक्षा ठीक चल रही है नहीं चल रही। अब ये कम क्यों हो गए पास जो टोटल है? नेक्स्ट स्लाइड। ये पास इसलिए हो गए, कम हुए क्योंकि अपीयर ही कम हो रहे। इन्होंने 11वीं में बच्चों को फेल कर रहे हैं ताकि परसेंटेज ठीक हो जाए। अब जो है टोटल अपीयर होने वाले संख्या देखिए कि उसी तरीके से ये 2013-14 के अंदर 1,66,000 टोटल अपीयर होने वाले हैं और 23-24 जो पिछले साल है उस साल भी ये लोग जो हैं मुकाबला नहीं कर पाए। 15,000 बच्चे कम अपीयर हुए हैं 12वीं के अंदर। तो जो सरकार के स्कूल्स के अंदर 12वीं में बच्चे ही कम अपीयर हो रहे हैं, कम बच्चे ही पास हो रहे हैं, तो उस सरकार की परफॉर्मेंस स्कूली शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन जो सबसे हैरानी करने वाली स्लाइड है वो ये,
इसके अंदर दो ग्राफ एक साथ दिखाए गए। जो लाइन है वो है दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, और जो बार है नीचे डंडे हैं वो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। आप ये देखिए 2013-14 से पहले जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर संख्या लगातार 3 सालों में कम हो रही है। जो डंडे हैं वो देखिए जो है वो नीचे आते जा रहे हैं, और सरकारी स्कूल के अंदर हर साल ज्यादा बच्चे इसके अंदर सरकारी स्कूल्स के अंदर आ रहे हैं। जैसे 2009-10 में 14,66,000 थे, फिर 15,58,000, 16,58,000, 17,40,000, फिर 17,75,000 पे हम छोड़ करके गए थे। उसके बाद में निरंतर हर साल जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां से बच्चे निकल करके प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, और ये मैंने 2018-19 तक दिया है, क्योंकि उसके बाद में जो कोविड आया, कोविड के अंदर जब स्कूल्स बंद हो गए प्राइवेट के अंदर, तो वहां पे जाकर के हुए। लेकिन जो देखने वाली बात है वो ये है सबसे महत्वपूर्ण कि 18-19 में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई, यानी पहली बार। और इससे पहले गैप था, देखिए 13,57,000 हमारे प्राइवेट स्कूल्स में थे, तो 17,75,000 हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में थे। 4 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में फालतू पढ़ते थे जब हम छोड़ करके गए, और ये कोविड से 1 साल पहले उल्टा हो गया। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर टोटल बच्चे 16,61,000 और सरकारी स्कूल्स के अंदर 16,47,000 बच्चे हुए, और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चे ज्यादा हो गए। तो ये शिक्षा का मॉडल जो कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, आप वैसी शिक्षा मॉडल के बारे में क्या कहेंगे, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे उसको बेहतर शिक्षा मॉडल कहेंगे, ये हम आज इनसे पूछना चाहते हैं और इनको जवाब देना चाहिए। जब हम उनसे प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने का उत्तर ये नहीं देते, उत्तर ये उसके बदले ये देते हैं कि ये किसी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई आपको तो ये बताना है जो हम आपको हार्ड फैक्ट जो कि आपके खुद के सरकारी आंकड़े हैं उन्हीं के से निकाल करके दे रहे हैं, तो इसका उत्तर तो दें। अगर आपकी शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा है तो 12वीं के अंदर पास होने वाले बच्चों की संख्या क्यों कम हो रही है? अगर शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा है तो सरकारी स्कूल छोड़ करके प्राइवेट स्कूल्स के अंदर क्यों बच्चे भाग रहे हैं, क्यों पलायन हो रहा है? अगर शिक्षा मॉडल इतना अच्छा होता तो उल्टा होता। पहली बार ऐसा हुआ कि कोविड से 1 साल पहले आखिरी में कि हमारे समय पे 4 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में ज्यादा पढ़ते थे, और कोविड से 1 साल पहले पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके अंदर बच्चे ज्यादा पढ़ रहे थे सरकारी स्कूलों से, और सरकारी स्कूलों में कम बच्चे पढ़ रहे थे पलायन होने की वजह से। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है हमारा अगला मसला ये है कि एयर पोल्यूशन दिल्ली के अंदर क्यों है और उसमें क्या कारण है जिस वजह से आज सबसे बड़ा आज ग्रैब 3 फिर लगा हुआ है। 1 मिनट, अभी जब मैं बोलूंगा जब भी नेक्स्ट स्लाइड चलाओ ना। तो जब ग्रैब 3 अब फिर लग गया है, और अगर यही हालात रहे तो ग्रैब 4 भी लगेगा। कई लोगों को अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ करके आनी पड़ रही, पूरी की पूरी दिल्ली के लोगों को असुविधा है। लेकिन ये क्यों है? ये क्या किसानों की वजह से है? किसानों के ऊपर क्यों झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है? असलियत तो कहीं और है। ये पीआरएस लेजिस्लेटिव स्टडीज हम सब लोग जानते हैं, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएस को ये रिसर्च वर्क करके देती है। इन्होंने एक रिसर्च पेपर एयर पोल्यूशन के ऊपर निकाला। नेक्स्ट स्लाइड। उसके अंदर उन्होंने 2 सालों का कंपेयर किया। ये 2018 में इन्होंने कहा है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। आप ये देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 2018 का है, ये टेरी की रिपोर्ट है, लेकिन ये 2018 में आया है। 2016 की रिपोर्ट है जो 2018 में पब्लिश हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर का विंटर्स में 28% और समर्स में 17% योगदान है पूरे दिल्ली की PM 2.5 जो कि सबसे महत्वपूर्ण पोल्यूटेंट है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो 2016 में ट्रांसपोर्ट सेक्टर 17 से लेकर के 28% कंट्रीब्यूट करता था दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। उन्होंने उसी रिसर्च पेपर में
कहा है कि अब जो है इन दिल्ली टेरी 2021 नोटेड दैट व्हीकलर एमिशंस अकाउंट फॉर 47% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड PM 2.5, यानी जो 2016 में 17 से 28% था, वो 2021 के अंदर 47% हमारा टोटल ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। और ये बावजूद इसके कि पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे बन गया, दिल्ली के बाहर दिल्ली के ट्रक्स दिल्ली के अंदर नहीं आते हैं, इन सब चीजों के बावजूद यहाँ पे है। तो क्या वजह है कि दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और ये कारण टेरी के 2021 में दिल्ली सरकार ने एक सर्वे कंडक्ट करने के लिए, एक स्टडी कंडक्ट करने के लिए कहा, और वो ड्राफ्ट रिपोर्ट ही है क्योंकि दिल्ली सरकार ने उसको आगे पब्लिश नहीं किया। वो ये कहती है कि रोजाना दिल्ली में 1800 प्राइवेट व्हीकल्स रोजाना दिल्ली के अंदर नए खरीदे जाते हैं। ये कार्स होंगे, छोटे स्कूटर्स होंगे, 1800 प्राइवेट व्हीकल्स खरीदे दिल्ली में निकाले जाते हैं। और क्यों? क्योंकि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। और इसका सीधा सीधा उदाहरण, किसी भी दिन आप वर्किंग डे के ऊपर किसी बस स्टॉप के आगे से आप निकल करके चले जाएं, आप लोगों को पता चल जाएगा वहां पर जिस तरीके का भीड़, जिस तरीके की रश, कई कई घंटे लोगों को वेट करना पड़ता है और बस नहीं आती है। और बसों की परफॉर्मेंस की क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बसों की परफॉर्मेंस की क्या स्टैटिस्टिक्स है, ये मैं आगे की स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा। और जिस वजह से 1800 नई गाड़ियां दिल्ली के अंदर आई हैं, ये हम लोग कहना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अगला। डीटीसी जो है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, अपने हर महीने 3 महीने के बाद में ऑपरेशनल स्टैटिस्टिक्स निकालती है। ये लेटेस्ट है डीटीसी की, और इसमें से हम आपको निकाल करके इसमें से जो फिगर्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट। 2012-13 में जो हमारा आखिरी साल पूरा था, जो हमारे सरकार का एवरेज प्रतिदिन हम लोग 46,77,000 पैसेंजर्स डीटीसी लेकर के जाती थी। अब अगस्त 2024 में ये घट करके 24,43,000 हो गया। आप सोचिए कि दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिल्ली के अंदर लोग बढ़ रहे हैं, तादाद बढ़ रही है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का ये हाल है कि प्रतिदिन हमारे समय के ऊपर 46,77,000 पैसेंजर्स एक दिन में एवरेज में जाया करते थे। अब जो है मात्र 24.43 लाख सिर्फ अब जा रहे हैं। तो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियां नहीं खरीदेंगे तो क्या करेंगे? आज प्राइवेट गाड़ियां दिल्ली के अंदर 1800 इसीलिए आ रही हैं क्योंकि डीटीसी की बसों की संख्या और डीटीसी की सर्विसेज कम हो गई है, जो कि इससे नजर आता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हर साल की फ्लीट की संख्या है जो बसों की। हमारे समय पे 5,609 बसें हम लोगों के समय पे हम छोड़ करके गए थे, और ये देखिए लगातार निरंतर कम होती हुई आ रही है। पिछले साल 2023-24 में ये 3,937 मात्र रह गई, और अगस्त 2024 में अब जाकर के कुछ नई बसें आई हैं तो ये 4541 हुई हैं। नहीं तो लगातार आप देखिए कि कम की कम होती जा रही हैं बसें। 5,609 डीटीसी की बसें हम लेकर के आए थे, और ये दिल्ली के अंदर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की ये पूरी कहानी बताता है। और ये जो बसें भी अभी टोटल हैं, ये भी आप आगे देखेंगे कि इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, लास्ट स्लाइड उसमें भी आएगी। नेक्स्ट स्लाइड। दिल्ली के अंदर टोटल डिपोज हम लोगों के समय पे बस डिपोज 43 थे, अब जो है कम होते होते 38 रह गए। मुझे ये बताएं, जब दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है, दिल्ली के अंदर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की जरूरत है, तो बस डिपोज की संख्या बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? बस डिपोज जो है 43 से कम होकर के 38 के ऊपर आ गए। नेक्स्ट स्लाइड। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर जैसे वाहन का होता है कि 10 वर्ष से ऊपर अगर कोई वाहन है तो वो ओवर एज हो जाता है, उसको हटाना पड़ता है। उसी तरीके से डीटीसी की बसेस जो है, सार्वजनिक परिवहन की बसें 8 साल से ऊपर होकर के ओवर एज हो जाती हैं, और हमारे समय तक ओवर एज
की जो टोटल बसों की संख्या जो है, आप ये देखिए कि मात्र 1400 के आसपास थी, जबकि 5000 टोटल बसें थी। और जैसे ही हम लोग की सरकार गई, उसके बाद में आप देखिए कि ओवरएज बसों की संख्या कितनी हो रही है। और ये सारी वो बसें हैं ओवरएज जो कि पोल्यूशन भी ज़्यादा फैलाती हैं, और जिन बसों का पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है और आग भी ज़्यादा लगती है। आप लोग गर्मियों में अक्सर अब देखते होंगे कि दिल्ली के अंदर बसें अपनी चलती चलती धुआं निकल रहा है, आग लगनी शुरू होगी। वो इसकी वजह ये है। और ये एब्सोल्यूट नंबर्स है, टोटल कितनी बसें हैं। नेक्स्ट स्लाइड में परसेंटेज है, आप देखेंगे तो और चौंकाने वाले होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए वर्ष 2021, 22, 23 और इवन 20 में भी 100% बसें जो दिल्ली में चल रही थी वो ओवरएज थी। 100%। अभी भी 64% बसें दिल्ली के अंदर ओवरएज हैं, यानी सिर्फ 1/3 बस है जो कि एज की परिधि को आती है, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं है, जो पोल्यूशन नहीं करता है। 2/3 बसें दिल्ली के अंदर ऐसी चल रही हैं जिनमें आग लगने का खतरा है, और जो चल भी सीएनजी पे रही हैं, लेकिन बावजूद उसके वो प्रदूषण कर रही हैं, क्योंकि ये ओवरएज बसें हैं। और एक ऐसा समय था जबकि ये 100%, 4 साल लगातार 100% के ऊपर ये बसें जो दिल्ली में चली, वो सारी की सारी ओवरएज बसें थी। बसें नई खरीदने की जगह इन्होंने पुरानी बसों को ही आगे ये कर करके चलाते गए। ये इन लोगों का काम करने का तरीका है। ये सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की कहानी है। ये हम सब चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि डेवलपमेंट के फ्रंट के ऊपर ये लोग कहते हैं कि हम काम करते हैं, इसलिए हमें परेशान किया जाता है। तो ये काम है। शिक्षा का मैंने जैसे आपको बताया, 12वीं के रिजल्ट्स देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स की टोटल एनरोलमेंट का देख लीजिए। अगर एयर पोल्यूशन का देखना है तो किस तरीके से एयर पोल्यूशन बढ़ रही है दिल्ली के अंदर, और कैसे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उसमें रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था खराब होने की वजह से डीटीसी की कैरिंग कैपेसिटी एवरेज हमारे समय पे 46 लाख से कम होकर के मात्र 24-25 लाख रह गई है। डिपोज कम हो रहे हैं, ओवरएज बसेस चला रहे हैं जो कि पोल्यूशन भी करते हैं, जिसमें सवारियों को भी खतरा है जान से, क्योंकि आग लगती है उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम आपके माध्यम से दिल्ली की जनता के सामने लाए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता इन सब चीज़ों को देख करके अपना विवेक का इस्तेमाल करके वोट देगी, और वापस कांग्रेस पार्टी कि उस सरकार को, शीला दीक्षित जी की सरकार को और उनके सिद्धांतों पे चलने वाली सरकार को वापस वोट देकर के वापस विजयी बनाएगी। धन्यवाद। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो? देखिए, मेरा मानना यह है कि बीजेपी भी एक सशक्त विपक्ष के रूप में फेल हो गया है, और बीजेपी विधानसभा के अंदर उसको मौका मिला आने का, और बीजेपी ने, मुझे नहीं लगता कि इन विषयों को कभी भी ढंग से उठाया, जो कि विधानसभा में विपक्षी भूमिका निभाने का उन्हीं को मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया था, हमारे को दुर्भाग्यवश नहीं दिया था। तो दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जो मैंडेट दिया, उन्होंने इन सब चीज़ों को कभी उठाया नहीं। मुझे नहीं लगता कि उनका दिमाग इन सब चीज़ों पे कभी चलता भी होगा। उनका दिमाग दूसरी तरीके, उनका दिमाग चलता है कि किस तरीके से आपस में समाज को बांटा जाए और दूसरे आधार के ऊपर वोट मांगे जाएं। हम लोग डेवलपमेंट के आधार के ऊपर हम लोग बात करते हैं, और इस वजह से मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता को विपक्ष के तौर के ऊपर जो बीजेपी को रोल प्ले करना चाहिए नहीं किया गया। और जो आपने पूछा उसका तो उत्तर सीधे ये है। दूसरा, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, मैंने अभी जैसे इसमें बताया, टेरी की रिपोर्ट है जो पीआरएस लेजिस्लेटिव ने सामने करी, जिसमें ये आया कि PM 2.5 जो सबसे महीन पार्टिकुलेट मटेरियल होता है, जो हमारे फेफड़ों में जाकर जम जाता है, जिसका सबसे नुकसान होता है, वो 2016 के अंदर जो है 17 से 28% ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसके लिए जिम्मेवार था, जो 2021 में 47% बढ़ करके हो गया। तो ये सीधे सीधे इससे नज़र आता है कि टोटल जो है बसेस, जब ओवरएज बसेस आप चलाओगे
तो वो सीएनजी बसेस इसलिए हम लेकर के आए थे कि उसके अंदर एयर पोल्यूशन कम हो और वो दिल्ली की जनता के लिए बेहतर। तो जब ओवरेज बसेस चलाओगे तो उसमें एक्सीडेंट्स भी होंगे, आग भी लगेगी, उसमें पोल्यूशन भी होगा, और ये सब चीज़ें लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को, अपने दिल्ली की जनता है, राष्ट्र की राजधानी है, यहाँ पर लोगों को अपने विवेक से सोच समझ करके डेवलपमेंट के आधार के ऊपर वोट देना चाहिए और वापस कांग्रेस वाली सरकार, कांग्रेस वाली डेवलपमेंट लेकर के आना चाहिए। इस बीच कई इलेक्ट्रॉनिक बस जो है ई बस भी दिल्ली सरकार ने कहा कि कई सौ ई बस जो है वो दिल्ली के सड़कों पर लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, ई बस जो है, पहले भी हमारे टाइम पे भी क्लस्टर बसेस चलती थी, तो हमने क्लस्टर बसेस का इसमें जिक्र अपने टाइम से जब कंपेयर कर रहे हैं तो क्लस्टर बस का जिक्र नहीं किया। लेकिन ये सरकार का दायित्व होता है। आप जो है ठेके पे बसें चलाएंगे तो ठेके के ऊपर जो बस चलती है, इवन ई बस का भी जो मॉडल है वो ठेके का मॉडल है, उसको पर किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है। उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो बसेस जहाँ पर चलनी चाहिए, जिन लोगों को केटर किया जाना चाहिए, उन लोगों को केटर नहीं किया जा रहा है। और दूसरा, बसेस को पार्क कहाँ पे करेंगे? अगर टोटल जो है टोटल कैपेसिटी पार्क करने की अगर 5,600 हमारे टाइम पे है और उस टाइम पे 43 बस डिपो थे और अब 38 बस डिपोज रह गए हैं, तो अब बसें आएंगी तो पार्क कहाँ पे करेंगे? अगर नई बसेस भी आएंगी तो कहाँ पे करेंगे? रोड के ऊपर करेंगे क्या? रोड करके और फिर और जगह घेर कर और ट्रैफिक कंजेशन करेंगे क्या? तो ये इनकी कहीं पर भी ये प्लानिंग नहीं है कि किस तरीके से नई बसेस को लाई जाएं और किस तरीके से उन बसेस का इस्तेमाल किया जाए। बादल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ चाहे शिक्षा नीति की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो या अलग अलग विषयों की बात हो, बहुत मुखरता के साथ आप हर इशू को लेकर डेटा के माध्यम से आते हैं और आप इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि आम आदमी पार्टी को कोई बीच का रास्ता नहीं होना चाहिए, क्लियर रास्ता होना चाहिए, सीधे तौर पर अटैक किया जाना चाहिए। तो तमाम बड़े नेताओं से आप आगे हैं कांग्रेस के भीतर, तो क्या माना जाए, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार आपकी आने वाली है दिल्ली के भीतर, तो अगर सरकार आती है तो क्या हम मुख्यमंत्री के तौर पर अजय माकन जी को नहीं, मैं अभी तो जो लोग हमारे बहुत अच्छे लोग, काबिल लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं लोगों में से मौका मिलना चाहिए और वो लोग डिज़र्व करते हैं। और मैं तो यहाँ पर पूर्व दिल्ली का एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आपको मैं कह रहा हूँ, हमारे दिल्ली में बहुत काबिल लोग हैं और मुझसे भी ज़्यादा काबिल लोग हैं जो लोग दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से किसी को मौका मिलना चाहिए। हैं? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जनता में एक भ्रम है कि हर जगह मोहल्ला क्लिनिक काम कर रही है। मैं उसको पर्सनली गया हूँ, 5 जगह बंद पड़ा हुआ है, बल्कि अब ये कहना है लोगों का कि अस्पताल देर से पहुंचना पड़ता है, ठेका पहले मिल जाता है। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर हमने एक वाइट पेपर निकाला था 2017-18 में और हमने ये पाया था कि मोहल्ला क्लिनिक जो है उसके अंदर किसी जगह पे गाय भैंसे बैठी हुई हैं, कहीं पर आइसक्रीम पार्लर चल रहा है और किसी भी और सीएजी की रिपोर्ट में भी मोहल्ला क्लिनिक के खिलाफ में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पर जो है पेशेंट्स को जो है डॉक्टर्स के रिकॉर्ड के बेसिस के ऊपर 5 सेकंड में एक पेशेंट को देखा जाता है। तो 5 सेकंड में एक पेशेंट को कैसे कोई देख सकता है? तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक और प्रेस वार्ता अगर समय हमें अभय दुबे जी देंगे तो उस पर अलग से हम लोग ज़रूर पर्दाफाश करना चाहेंगे। अभी जो 14 जो सीएजी की रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे उसमें आप एक दो, क्या ये रिपोर्ट केवल दिल्ली गवर्नमेंट ही टेबल कर सकती थी? क्या पार्लियामेंट में नहीं हो सकता? मैंने इसमें मैंने पता कराया था और मैंने पहले बोला भी था कि पार्लियामेंट में कर सकते हैं, लेकिन एनसीटी एक्ट में ये प्रावधान है कि जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं वो दिल्ली सरकार विधानसभा में रखेगी जब तक दिल्ली सरकार है। अगर दिल्ली सरकार भंग हो गई होती तो सीएजी की रिपोर्ट्स जो हैं राष्ट्रपति शासन के नाते पार्लियामेंट में रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर दिल्ली सरकार को रखना चाहिए। दुबे जी, एक मिनट। अरविंद केजरीवाल का सवाल बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है बीजेपी झुग्गी वासियों को 3,000 देकर फर्जी वोट डालने के लिए उंगली पर स्याही लगा रही है, बड़ा षड्यंत्र।
देखिए केजरीवाल जो हैं अभी भी आप उसकी बात पे विश्वास करते हो? उनका रोज जो है वो नई बात कुछ ना कुछ बोलते हैं अपने ऊपर जो है अटेंशन लेने के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं होगी, आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर वो आगे आने वाले दिनों में चुनाव से पहले कोई अपने ऊपर कोई फिर से फर्जी हमला ना करवा दे। तो मतलब वो इतने बड़े अटेंशन सीकर हैं कि वो चुनाव से पहले कुछ भी करवा सकते हैं अटेंशन अपने ऊपर डाइवर्ट करने के लिए। सर पीटीएम आपने शिक्षा नीति की बात की और अरविंद केजरीवाल और अतिशी बार ये बात कर रही है कि पीटीएम जो कुछ समय पहले उन्होंने एक ऑर्गेनाइज कराया था, यानी कि दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें पीटीएम एक साथ और सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर आतिशी ने मीटिंग की। तो ये आज तक की पहली जो भी सरकारें थी वो नहीं कर पाई और हमने सबसे बेहतरीन कहा। देखिए मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अगर इतना बेहतरीन है तो बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में क्यों जा रहे हैं? इसलिए शायद जा रहे हैं कि पीटीएम के अंदर उनको लगता है कि टीचर्स बच्चों की शिकायत करेगी, या पेरेंट्स को ये पता चलता है कि असलियत क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो मापदंड होता है कि सरकारी स्कूल्स कैसे चल रहे हैं वो ये है कि कितने बच्चे उसके अंदर आ रहे हैं। अगर तो मान लीजिए प्राइवेट स्कूल से बच्चे खींच करके सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, जब भी तो आप कहेंगे कि सरकारी स्कूल अच्छे चल रहे हैं, नहीं तो पेरेंट जो हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो जो बेहतर स्कूल हैं वहाँ पर वो अपने बच्चों को शिफ्ट करेंगे, वहाँ से निकाल क्यों रहे हैं? मैंने तो आपको कोविड से पहले तक के पूरी ग्राफ, पूरा फिगर्स सारे के सारे दिए हैं, इसके कागज़ भी मैं आपको दूंगा। आप उनसे ये पूछिए कि अगर इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है तो हमारे समय पे भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, ऐसा तो नहीं है कि हमारे समय पे नहीं होती थी। जब हमारे समय पे अच्छी होती थी तभी तो हर साल नए बच्चे हमारे सरकारी स्कूल्स के अंदर आते थे, जो कि इनके समय पे उल्टा होना शुरू हो गया। हमारे समय पे ज़्यादा बच्चे हर साल 12वीं में पास होते थे, बोर्ड के एग्जाम्स। आप दूसरी क्लासेस का मैं नहीं कह रहा, दूसरी क्लास में तो ऑटोमेटिक पास होने का था, लेकिन 12वीं में बोर्ड के एग्जाम में अगर ज़्यादा बच्चे हर साल जो है 20-30 हज़ार फालतू पास हो रहे हैं तो इसका मतलब सरकारी स्कूल की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, वहाँ पे स्टैंडर्ड भी अच्छा था, बच्चे भी वहाँ पे ज़्यादा आ रहे थे। अब सब चीज़ें उल्टी होनी शुरू हो गई। तो ये कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम नहीं है, ये बाकायदा रिजल्ट देने का काम है, जो कि हमारे समय के ऊपर रिजल्ट दिखा करके हमारी सरकारों ने किया। देखिए उनको बहुत सारी चीज़ों में और भी शर्म आनी चाहिए, सिर्फ इसी पे शर्म नहीं आनी चाहिए। उनको हमारी ट्रेन्स में जाने पे भी शर्म आनी चाहिए। माखन जी, आपने पिछले दिनों बोला था कि केजरीवाल देश जो है उनके खिलाफ आप खुलासा करेंगे, तो कब करने जा रहे हैं? आप आए नहीं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने 28 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे सुखजिंदर रंधावा जी के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप आए नहीं और फिर मुझसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं। मेरी उसके बारे में ये एफिडेविट दिखाना चाहता हूँ। ये एफिडेविट 7 जून 2013 को केजरीवाल जी के साइन से है। इस एफिडेविट में इन्होंने कहा है कि मैं श्री अरविंद केजरीवाल, पिता गोविंद राम केजरीवाल, निवासी 403L कौशंबी गाजियाबाद, शपथ लेता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र आगे खाली छोड़ा हुआ मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं। मैं जीतने के बाद निम्न बातों का पालन करूंगा। एक, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। दूसरा, ये शपथ पत्र है। दूसरा, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। तीसरा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। ये उन्होंने शपथ पत्र दे करके जो है, ये 7 जून 2013 का शपथ पत्र है। इससे ज़्यादा बड़े शर्म की क्या बात हो सकती है कि जो आदमी शपथ पत्र में नोटरी के अटेस्टेड शपथ पत्र में देके उस वक़्त इन्होंने पूरे अपने नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र के अंदर बंटवाया था और कहा था कि मैं तो साधारण आदमी की तरह रहूँगा, और 178 करोड़ का शीश महल अब बनाया है।
तो आप ऐसे आदमी के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हो? अभी जो है एक बहन ने प्रश्न पूछा कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो उस आदमी के कहने के ऊपर क्या विश्वास करोगे जो लिखित शपथ पत्र दे करके कि मैं साधारण आदमी की तरह रहूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा। कई जगह के ऊपर उसने वीडियोज उनके निकल रहे हैं जहां पे उन्होंने कहा है, और उसके बाद में 178 करोड़ रुपए का की लागत का, कुल लागत का शीश महल बनाया है। ये 50 करोड़ नहीं, 178 करोड़ का है, क्योंकि जो आसपास के फ्लैट्स जो खाली कराए गए उसके बदले अक्षरधाम में जो फ्लैट्स दिए गए ऑफिसर्स को, वो भी तो पैसा इसी के लिए खर्च हुआ है। तो 178 करोड़ रुपया जो आदमी केवल अपने ऐशो आराम के लिए, अपने मकान के लिए, और शपथ पत्र देने के बावजूद, पार्टी का नाम क्या है? आम आदमी की पार्टी, और आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो कहाँ रहता है? शीश महल में रहता है। तो क्या आप क्या इन लोगों के ऊपर क्या विश्वास करते हो? इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सोच नहीं है। जरूरत पड़ती है तो बीजेपी की आइडियोलॉजी को अपना लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो करप्शन भी कर लेते हैं। तो क्या इनकी आइडियोलॉजी है सिवाय इसके कि सत्ता में किसी ना किसी तरीके से आना? इसके अलावा तो इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। शिक्षा को लेके जो आंकड़ा आपने बयान किया यहाँ पर सर, तो जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा तादाद बच्चों को ज़्यादा पास हो रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, तो आपके पास क्या रोड मैप है सर? इस तरह देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा। रोड मैप इसमें यह है कि हमारे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल्स में बहुत भारी तादाद में वैकेंसीज हैं, टीचर्स की भी, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, सबकी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उन वैकेंसीज को पूरा करना, और उन वैकेंसीज को पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण है। और शिक्षा का, जब अगर मान लीजिए हमारे स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल्स को टेम्पररी प्रमोट करके प्रिंसिपल्स बनाया गया है, और वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, तो हमारी शिक्षा का लेवल क्या होगा? दूसरा, झगड़ना नहीं है। शीला जी के सरकार में मैं था शुरू के सालों में, 6 साल शीला जी जब मुख्यमंत्री थी तो केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार थी। हमारे को पता भी नहीं होता था, सेक्रेटरी हमारे चेंज हो जाते थे, हमारे से नहीं पूछा जाता था। हमारे को हम अखबार पढ़ते थे, अखबारों के अंदर आता था कि आज ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी चेंज हो गया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नया आ गया, आज एजुकेशन सेक्रेटरी। लेकिन हमने कभी भी उस बात को लेकर के लड़ाई नहीं करी। जो ऑफिसर आया उस ऑफिसर से काम लिया और दोबारा से आए, और सबसे 15 सालों में सबसे बेहतरीन काम जब हुआ वो पहले 6 सालों के अंदर हुआ, जब शीला जी सबसे पहले थी, जब सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी झगड़ा नहीं किया इस नाते कि हमारे ऑफिसर्स ट्रांसफर नहीं हो रहे, हमारी सरकार केंद्र के अंदर नहीं सुनती, उनका अपना पॉलिटिकल कंपल्शन है। लेकिन हमारा पॉलिटिकल कंपल्शन ये था, शीला जी का पॉलिटिकल कंपल्शन ये था कि दिल्ली की जनता की सेवा करें, उनकी बेहतरी करें, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाएं। ये काम करने का तरीका था। देखिए, जो पहले और अब में फ़र्क है, जो बुनियादी फ़र्क लोकसभा का है और अब में, वो ये है कि सीएजी की रिपोर्ट अब आई है। शीश महल के बारे में सीएजी की रिपोर्ट अब आई है, शराब घोटाले के बारे में भी सीएजी की रिपोर्ट अब आई है, जिसके ऊपर ये बैठ गए थे, जो पब्लिक डोमेन में आई है। तो ये एक बहुत बड़ा, ये सारी की सारी चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि इसमें घपला हुआ है, इसमें गड़बड़ हुई है। नहीं तो इनको कोई कारण नहीं था कि उसके ऊपर बैठे रहते। स्पेशल सेशन, हर चीज़ पे तो स्पेशल सेशन बुला लेते हैं, तो इसके ऊपर स्पेशल सेशन बुला करके डिबेट करा देते, जनता के सामने रखते, जनता फैसला करती कि इसमें घोटाला हुआ है या नहीं हुआ। अभी भी इनको जो जमानत मिली है, इस शर्त पे मिली है कि ये सरकारी फाइल साइन नहीं कर सकते, इस शर्त पे मिली है कि ये अपने सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते, तभी तो इनको रिजाइन करना पड़ा ना। तो जब इस शर्त पे मिली तो इसका मतलब प्राइमा फसी कोर्ट भी ने, जिसने बेल दिया है, वो भी, उसको भी कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई कारण नहीं है कि इनको किसी भी तरीके से इनको छोड़ा जाए। इन लोगों ने, दिल्ली की जनता ने देश की जनता को गुमराह किया है, ये कह करके कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं, ये कह करके कि हम लोकपाल बनाएंगे, ये कह करके कि हमारी पार्टी का नाम आम आदमी है। इन्होंने ठीक उसके उल्टा किया। भ्रष्टाचार के अंदर तो नंबर 1, आम आदमी पार्टी का नाम करके शीश महल के अंदर रह रहे हैं।
ये कह करके कि हम लोग जो है सादगी से रहेंगे, कोई लाल बत्ती नहीं रहेंगे, पूरे के पूरे कन्वॉय और पंजाब से 500 लोगों की फोर्स मंगा करके सिक्योरिटी के अंदर रह रहे हैं। तो किस तरीके के ये पार्टी है कि जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। आलोक जी, देखिए, हमारे यहाँ पर जो जीएसटी लगी हुई है, जीएसटी के अंदर तो हर आदमी टैक्स दे रहा है और कई कई बार दे रहा है। तो ये जो आज इन्होंने किया है, ये तो इनको जो है 4 साल 5 साल पहले कर देना चाहिए। 4-5 साल से तो कभी भी इनकम टैक्स के अंदर रिलीफ नहीं दिया गया। तो अभी तो जो है जीएसटी के अंदर, जो जीएसटी से पैसा, जो जीएसटी हम लोग कोई नमक भी खरीदने के लिए जाएं, हम कोई भी चीज खरीदने के लिए जाएं, उसका टैक्स तो सरकार उसका टैक्स उस पर ले ही रही है हमारे से। तो ये रिलीफ क्या हुआ, ये तो जो 4 साल 6 साल लेट इन्होंने किया है और जीएसटी के माध्यम से इनडायरेक्ट टैक्सेस हमसे ले रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में जो इन्होंने कमी करी है, वो तो इन लोगों ने कमी जो है 30% कॉर्पोरेट टैक्स पहले होता था, उसको घटा करके 24% कर दिया था इन्होंने। ये इन्होंने कर दिया 7-8 साल पहले। तो कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर जिस तरीके से जब कमी करी थी, उसी टाइम पे इनकम टैक्स में कमी करते। तो जब अपने मित्र पूंजीपतियों को टैक्स रिलीफ देते हैं और आम साधारण जनता, रिक्शा चलाने वाला भी या गरीब मजदूर भी जो है उतना ही टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स, जितना अडानी और अंबानी दे रहे हैं जब वो लोग अपना सामान खरीदते हैं, तो ये है इनका टैक्स रेजिम।